मैं पाशा साहब आपसे दोनों चीजें ऑन दी ऑन नेपाल व्हाट इज हैपनिंग, और साथ में जो डीप स्टेट को अब ये कर दिया जा रहा है कि भारत में ये सब जो ऑपोजिशन और ये जो मीडिया है इसको सीआईए फंडेड है और ये भारत में मोदी सरकार को हटाने के लिए सब कर रहे हैं। मैं दोनों चीजों पे आपका एक छोटा छोटा बोलूंगा। पाशा साहब। जी धन्यवाद आनंद जी। देखिए, जो भी मेरे पैनलिस्ट मैडम मीनू जो बताए, जो वहाँ इकोनॉमिक पोजीशन है अनएम्प्लॉयमेंट की, जो आप भी विस्तार से बताए, करप्शन, नेपोटिज्म और जो भी कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेशन वगैरह है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सच है। नेपाल की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी, अभी हाल ही में नहीं, जब से ये मोनार्की ओवरथ्रो हुआ है, तब से जो है एक एक बाद जो भी गवर्नमेंट है वो इतने निकम्मे थे, इतने इनकॉम्पिटेंट थे और इतने अनपॉपुलर थे कि ये जो युवक हैं वो समझने लगे कि ये सिर्फ चंद महीनों के लिए सरकार बनाते हैं और अपने खानदानों को, अपने बच्चों को, अपने सपोर्टर्स को जो है फायदा दिलाते हैं, और जो वेल्थ है कंट्री की उसमें डिस्ट्रीब्यूशन आपस में होती रहती है बोल के। मतलब ये आम बात हो गई वहाँ कि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मोनार्की के कंपैरिजन में उससे बदतर हैं। ये इतने करप्ट हैं और इतने बड़े पैमाने पे अपने लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि इनकी क्रेडिबिलिटी जो है ऑलमोस्ट जीरो हो गई थी। मोस्ट ऑफ जो सिविलियन गवर्नमेंट्स थे उनकी लेजिटिमेसी जो है ओपनली चैलेंज की जा रही थी। सिर्फ ये रैपर नहीं है, बालन जो उभर के निकले हैं मेयर, 3-4 साल पहले जो इलेक्शन उनका हुआ था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ये दूसरे भी हैं, जैसा सूडान गुरांग बोल के उनके भी एनजीओ ने बड़े पैमाने पे करप्शन, नेपोटिज्म और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोशल मीडिया को इतने बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया तो ये आम बात हो गई थी युवक के में, जो मैं मिला हूँ, मैं यहाँ बैंगलोर से बोल रहा हूँ, और नेपालियों को जो है हर शोबे के नेपालियों को मैं कनाडा में, अमेरिका में, खाड़ी के देशों में, खासतौर पे कतार में मिला हूँ। वो ये समझ के चल रहे थे कि हम इतनी मेहनत करके खून पसीना निकाल के हम जो है रेमिटेंसेस भेजते हैं और गवर्नमेंट जो है इसको बर्बाद करती है और उसमें चैनलाइज करके जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराना चाहिए, उसमें कोई सोच ही नहीं। कोई भी पॉलिसी जो है इस रेमिटेंसेस को चैनलाइज करके सही तरीके से इस्तेमाल करके देश की भलाई के लिए इम्प्लीमेंट करें, बल्कि कोई भी ठोस कदम उन्होंने उठाया नहीं। ये रही इकोनॉमिक सिचुएशन की बात। और जिस तरीके से जो गुस्सा, अक्यूमुलेटेड ग्रीवेंसेस लोगों के शोर में दिखा 2-3 दिनों से, मतलब ये चौंकाने वाली बात है कि इतने बड़े पैमाने पे, इतने ऑर्गेनाइज्ड वे से ये कुछ लीडर जो कोई पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते, वो हर एक रूट और रोड का नाम दे के कितने बजे पहुंचना है और किस संख्या में, किस स्कूल से और किस यूनिवर्सिटी से जाना है पार्लियामेंट की तरफ, प्राइम मिनिस्टर्स के रेसिडेंस ऑफिस की तरफ वगैरह बोल के इतना मैसेजेस, लोकेशन सब भेजते रहे। और अचानक ये बंद कर दिया गया सोशल मीडिया। हालांकि चाइनीज ऐप जो है वो खुले थे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी कि केपी शर्मा ओली जो है प्रो चाइना और कम्युनिस्ट सपोर्टर्स वगैरह बोल के आम हो गई थी बात की, जो चाइना ओपनली जो है नेपाल को इस्तेमाल कर रहा है अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए। तो दूसरी तरफ ये एक्यूमुलेटेड ग्रीवेंसेस जो है मेरे ख्याल से एक्सप्लोड हो गए और ये स्पॉन्टेनियस था। हालांकि अब आर्मी ने कंट्रोल करके थोड़ा स्टेबिलिटी और पीस की तरफ रुजू हो रहे हैं।
जहां तक डीप स्टेट की बात है, 1-2 मिनट में मैं इसको समझाना जी चाहता हूँ। ये डीप स्टेट के बारे में पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप खुद बताया था कि मैं ये जो वाशिंगटन स्वाम्प बोलते हैं, जहाँ ये डीप स्टेट के अड्डे हैं, डीप स्टेट के अड्डे कौन से हैं? एक तो सीआईए है। वो सीआईए का बजट कोई प्रेसिडेंट कंट्रोल नहीं करता। ये ओपन एंडेड चेक देते हैं। कई प्रेसिडेंट जो है वो उनको पता ही नहीं चलता कि इनका बजट एशिया के लिए, अफ्रीका के लिए या दूसरे देशों के लिए कितना होता है। सिर्फ ब्लैंक चेक, जैसा वाइस चांसलर कोई भी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार आता है वाइस चांसलर के पास और वो कहते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट में जो है क्वेश्चन पेपर प्रिंट कराना है, आप इस पे साइन कर दीजिए। तो रजिस्ट्रार को जो है वाइस चांसलर ब्लैंक चेक दे देता है। कितना खर्चा होगा, क्या होगा, उसको पता ही नहीं चलता। इसी तरह जो है प्रेसिडेंट भी अमेरिका में ब्लैंक चेक देते हैं सीआईए के लिए, और बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनके, एफबीआई का भी यही हाल है, और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए वगैरह वगैरह। एक तो सीआईए है जो कोई भी प्रेसिडेंट अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके बाद है ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ये इतने ताकतवर कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया है कि कोई भी प्रेसिडेंट इनको कंट्रोल या कंटेन नहीं कर पाया है, और इनके एक्सपोर्ट्स पे जो है अमेरिका काफी हद तक निर्भर हो गया है। और ये जी डिसाइड करते हैं कि कहाँ जंग होगी, कहाँ सिविल वॉर होगी, और कितना सपोर्ट करना है, और यूक्रेन से लेके अफ्रीका वगैरह वगैरह। तीसरा जो है वॉल स्ट्रीट है। ये वॉल स्ट्रीट का जो शेयर बिजनेस है, फॉरवर्ड ट्रेडिंग जो है, 3 महीने तक जो ऑयल और दूसरे चीजों पदार्थों में जो ट्रेड करते हैं, ये प्राइस डिसाइड करते हैं कि ये 3 महीने तक अब भारत कितने डॉलर में खरीदेगा, जो 70 के करीब और 65 के करीब जो है। तो ये भी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। उसके बाद है ये मीडिया लॉबी। जो मीडिया लॉबी जैसे फॉक्स न्यूज के कई अधिकारी अब ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में है, और दूसरे कंजर्वेटिव दूसरे लॉबीज भी जो है इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ये 3-4 स्ट्रक्चर्स जो हैं डीप स्टेट कहलाए जाते हैं। और ट्रम्प ने खुद पहले टर्म में कहा था कि ये जो है मुझे जो मैं काम करना चाहता हूं वो करने नहीं देते। मैं अब दूसरे टर्म में मैं जीत के आया जो है, इनको सब खत्म कर दूंगा, इनको दूर रखूंगा और मेरे नजदीक पॉलिसी के करीब नहीं आने दूंगा बोल के उन्होंने 5-6 महीने में बहुत कोशिश की। चाहे वो यूक्रेन में सीज फायर लाने की, या गाजा में सीज फायर करने की, या ईरान को बातचीत के जरिए डायरेक्टली मनाने की, या दूसरे 7 या 8 में जो शाबाशी लेते हैं कि उन्होंने मध्यस्थता करके जंग रुकवा दिया, पीस एग्रीमेंट साइन करा दिया आर्मीनिया या अजरबैजान को लेके, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो लेके वगैरह। तो ये डीप स्टेट नहीं चाहता कि ये रूस के खिलाफ जो यूक्रेन में जंग हो रही है वो खत्म हो, क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वो हथियार कंटिन्यूसली बेचना चाहते हैं, जो कि अब इनडायरेक्टली यूरोपियन यूनियन नाटो जो है मान लिए हैं कि अमेरिका से खरीद के उनके पैसों से यूक्रेन को भेजेंगे। उसी तरह इसराइल को भी जो है कम से कम अब $14 बिलियन 23 महीनों में उन्होंने एक्सपोर्ट किया है, जो कि रिकॉर्ड है इसराइल के जी हिस्ट्री में, इतना बड़े पैमाने पर। उसी तरह जी जो है पाकिस्तान को भी अब मिला लिए हैं वगैरह वगैरह। तो ये डीप ठीक है स्टेट जो है, मैं 1 मिनट लूंगा आपका। तो जी खत्म करिए। वो मान के चल रहे थे कि जो है भारत अमेरिका के साथ है, क्वाड का मेंबर है, और अगर आप पिछले क्वाड समिट की स्टेटमेंट देखें तो 90% जो है इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट चीन के खिलाफ था। मैं खुद पढ़ के जो है इतना चौंक गया कि ये हम कहते हैं कि हम क्वाड दूसरे चीजों के लिए हम शामिल हुए हैं, चीन के खिलाफ अलायंस नहीं है बोलते। लेकिन प्रैक्टिकली जो है अमेरिका जो जयशंकर वहां जाके रिप्रेजेंट करे थे इंडिया को, वो मान ठीक है लिए कि चीन हमारा दुश्मन है, जानी दुश्मन है हर तरीके से। तो अमेरिका ये सोच के चल रहा था कि अब चीन की उनकी जंग में भारत उनके
साथ काम करेगा और मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो अभी भी जारी है और वगैरह वगैरह बोल के जब यहाँ से आवाजें उठने लगी पाशा कि साहब हम पाशा साहब थोड़ा कंक्लूड करिएगा, मुझे और लोगों को भी लेना है, मैं फिर जी आऊंगा आपके पास, थोड़ा कंक्लूड कर जी लीजिए। तो जब ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जीएम वगैरह को लेके और अमेरिका नाराज था। दूसरी बात यह है कि हम तेल रूस से लेने बंद नहीं किए और हथियार ठीक भी है, नहीं लेंगे। पाशा साहब मैं फिर से तो आप इसलिए मैं फिर जो से है कह अब देता हूँ। भारत को घेर लिया जा रहा है, इसमें कोई शक ठीक है, नहीं है। कुछ हद तक डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है लेकिन मेजॉरिटी डिस्कंटेंट डोमेस्टिक रीजन से उभर के निकला है।